हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के इस सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक जिसका नाम है क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक के समय के बारे में। इसके पहले ये पार्ट मैं आपको 3 पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। पहले पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर का आपको पाठ परिचय यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था। उसके बाद इसके 2 टॉपिक्स और पढ़ा दिए हैं मैंने। आज बारी आती है क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक का समय। तो क्रांतियों की शुरुआत कहाँ से होती है? यूरोप में क्रांतियों की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? क्रांतिकारियों के द्वारा। और पिछले वीडियो में हम जुसेप्पे मेज़नी के बारे में भी हम जान चुके हैं कि किस तरीके से मेज़नी ने एक क्रांतिकारी भावना के अनुसार यूरोप में क्रांति लाने की कोशिश करी थी। और जो पुराने राजवंश थे जिनको वियना कन्वेंशन के बाद फिर से बहाल किया गया था, फिर से शुरू किया गया था, उनको दूर उखाड़ फेंकने की सारी कोशिशें करी थी। ठीक है, तो किसी भी देश को आजाद कराने की जब बात आती है, किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना की जब बात आती है, तो सबसे पहले कौन खड़ा दिखाई देता है? उस देश के क्रांतिकारी, उस देश के सामाजिक राजनैतिक विचारक। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो अब यही समय था 1830 से 1848 का यूरोप में क्रांतियों का युग। ठीक है, चलिए तो जानते हैं इसको। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। फ्रांस में जुलाई 1830 में पूर्वों राजाओं को उखाड़ फेंका गया। हुआ क्या था? जब नेपोलियन आया था 1799 में, तो उसने पूर्वों राजवंश को उखाड़ फेंका था। फिर 1815 तक उसका शासन चला। 1815 में नेपोलियन हार गया और 1815 में वियना संधि हुई, वियना कन्वेंशन हुआ, जिसके तहत जो पुराने राजवंश थे उनको फिर से बहाल कर दिया गया और जो पहले की बातें थी नेपोलियन के दौरान जो कानून बनाए गए थे उनको भी खत्म कर दिया। ठीक है, यानी कि 1815 के बाद फ्रांस में फिर से तानाशाही शासन, राजवंशीय शासन, एक निरंकुश शासन स्थापित हो गया था। लेकिन वो शासन सही नहीं था क्योंकि जनता उसका विरोध करती थी। जनता को कोई अधिकार नहीं थे उस राजवंश के अंतर्गत, उस शासन के अंतर्गत। तो क्रांतिकारी आगे आए। क्रांतिकारियों ने अपने विचारों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से फ्रांस में जुलाई 1830 में पूर्वों राजाओं को उखाड़ फेंका कि अब इस राजवंश का शासन नहीं चलेगा क्योंकि ये राजवंश नहीं सुधरने वाला। ठीक है, नेपोलियन ने काम करके देख लिया, नेपोलियन की हार हो चुकी। उसके बाद ये राजवंश फिर से बहाल हो चुका, फिर से ये राजवंश सत्ता में आ गया है, लेकिन अब भी ये सुधरे नहीं हैं। अब भी ये निरंकुश ही है। ये जनता की भलाई नहीं देखते, ये सिर्फ और सिर्फ खुद की भलाई देखते हैं। ठीक है, तो पूर्व राजवंश को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करा गया, जिसकी डिमांड हर जगह होती है। हर देश में अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो कैसा शासन होता है भाई? संवैधानिक शासन की मांग सभी करते हैं कि लोकतांत्रिक शासन हो और संवैधानिक शासन हो। ठीक है, फिर हुआ क्या? बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। बेल्जियम पहले नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों में ही हुआ करता था, यूरोप के ही देश हैं ये। तो बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। बेल्जियम, पॉलिटी में आपने बेल्जियम की सत्ता के बारे में पढ़ा होगा, बेल्जियम की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा। किस प्रकार की बेल्जियम की शासन व्यवस्था थी? संघात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, बेल्जियम में डच भाषा और फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग रहा करते थे। ठीक है, तो बेल्जियम ने क्या किया था? बेल्जियम ने समझदारी भरा रवैया अपनाते हुए डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग राज्य बना करके सत्ता उनको सौंप दी थी। ठीक है, और एक निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार की स्थापना भी कर दी थी। तो बेल्जियम जो है नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस यानी कि यूनान, ग्रीस का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्रीस का मतलब है यूनान। ठीक है,
तो 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, किसका हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। आजादी के लिए उसने संघर्ष आरंभ कर दिया। ठीक है, अब ग्रीस भी क्या कहने लगा, यूनान भी क्या कहने लगा कि हमें भी आजादी चाहिए, और आजादी के लिए अपने क्रांतिकारियों के साथ संघर्ष करने लगा। किससे आजादी चाहिए थी उसको? ऑटोमन साम्राज्य से आजादी चाहिए थी। ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, उसने कहा कि हमें इससे अलग होना है, हमें अपना अलग साम्राज्य बनाना है, अलग आजादी हमें चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया की संधि ने 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। ग्रीस यानी कि यूनान जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, आजादी की डिमांड कर रहा था, आजादी के लिए उसने संघर्ष आरंभ किया। और ग्रीस को आजादी कैसे मिली? ग्रीस को या यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक आजाद देश, स्वतंत्र राष्ट्र मतलब कि आजाद देश के रूप में कैसे मान्यता मिली? कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया इन 1832। तो 1832 में यूनान भी एक स्वतंत्र देश बन गया, एक आजाद देश, एक आजाद राष्ट्र बन गया। ऑलराइट, यहां से यहां तक क्या देखा अभी हमने क्रांतियों के युग में? एक बार जल्दी से 30 सेकेंड में इसको अपन रिपीट करते हैं। ऑलराइट, सभी रेडी हैं? लाइक शेयर बराबर से हो रहा है? चलिए तो फ्रांस में जुलाई 1830 में बुर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करी गई। बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। फिर 15वीं शताब्दी से ग्रीस ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कब से? 15वीं शताब्दी से। उसने भी डिमांड करी, ग्रीस यानी कि यूनान, उसने भी डिमांड करी कि हमें भी आजादी चाहिए। तो आजादी के लिए तो भैया हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। बच्चे को भी घर से बाहर जाना है घूमने के लिए, खेलने के लिए, तो भैया किसकी जरूरत होती है? आजादी की। आजादी ऐसे तो मिलती नहीं, संघर्ष करना पड़ता है उसे, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको दिलासा दिलाना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो भाई हर जब व्यक्ति के लिए जो है छोटी छोटी आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर तो पूरे देश को आजाद होने की बात है। तो इसी प्रकार से ग्रीस को यानी कि यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसने संघर्ष आरंभ किया और अंत में जीत भी हुई। एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, कुस्तुनतुनिया की संधि सन 1832 में, और उस संधि के साथ ग्रीस यानी कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। क्लियर है यहां तक की बात? कहां कहां कौन सी क्रांति शुरू हो रही थी, उस क्रांति का क्या नतीजा धीरे धीरे निकल के आ रहा था। चलिए अब देखें, अब क्या है? रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। देखो भाई, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना देख लेते हैं इसको भी। तो एक सांस्कृतिक आंदोलन, ठीक है, जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित किया। राष्ट्रीयता की भावना यानी कि हर एक व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना कैसे जागृत हुई? एक आजाद देश की कल्पना, एक रूमानी कल्पना, ठीक है, इमेजिनेशन जो दिखाई नहीं देता, तो वो कल्पना एक राष्ट्रीय भावना के साथ लोगों ने अपने मन में कैसे पैदा करी और कैसे उस देश के क्रांतिकारियों के द्वारा अपने देश के सारे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया गया। मेन उद्देश्य यही है इस टॉपिक का। ठीक है, वही सारी बातें इसमें हम जानेंगे। तो एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित किया, जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करी। एक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया गया। किस प्रकार का? सांस्कृतिक आंदोलन। शब्दों को समझना, हर एक शब्द को आप समझोगे पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। शब्दों का ही खेल है भाई। ठीक है, सांस्कृतिक आंदोलन, ठीक है, संस्कृति को लेके एक आंदोलन चलाया गया कि संस्कृति के आधार पर ही, जिस व्यक्ति की जो संस्कृति है उसी आधार पर अगर हम उसको सिखाने की बात कहेंगे तो व्यक्ति आसानी से सीखेगा। अगर हम उसकी संस्कृति में विज्ञान को बीच में लाएंगे, तर्क वितर्क को बीच में लाएंगे, बहस को बीच में लाएंगे, चर्चाओं को बीच में लाएंगे, तो व्यक्ति आसानी से नहीं सीखेगा। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को जिस तरीके से सिखाया जा सकता है उस तरीके से सिखाया जाए, बिना यहाँ वहां की बात लपेटे हुए। ठीक है,
क्लियर हो रही है बात? तो उसी तरीके से उस देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने की कोशिशें करी गई। तो ये क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित किया, ठीक है, जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञान की कोई जगह नहीं थी। तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की तो इन्होंने आलोचना करी, और उसकी जगह किसको प्रसारित किया? उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया, ताकि हर एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रवादी भावना पनप पाए। ठीक है, फिर क्या है? जर्मन दार्शनिक थे एक, भाई ध्यान से सुनना और रट लेना ये बात। एक जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम था योहान गॉटफ्रीड। क्या नाम था जिनका? योहान गॉटफ्रीड। एक जर्मन दार्शनिक थे योहान गॉटफ्रीड। फिर से बोलो, रिपीट करो मेरे साथ। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश करी थी। जर्मन दार्शनिक थे, जर्मनी के थे, जर्मन संस्कृति को ही ये जगाएंगे। ठीक है, तो किस माध्यम से? लोगों की संस्कृति के माध्यम से, लोगों के उनके जीवन जीने के जो तरीके थे, जो मनोरंजन के साधन थे, जिन चीजों को वो एंजॉय करते थे, समझते थे, उसी के माध्यम से हम उन्हें राष्ट्रवाद की भावना को सिखाएंगे। जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा है, वो मान लो खाना नहीं खा रहा, तो उसको अपन उसी के तरीकों से खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीजें उसके आसपास रख देते हैं, वो खिलौने आसपास रख देते हैं कि हाँ भाई झुनझुना बज रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ खेलते हुए उसे दिखाई दे रहा है, कुछ भी। खैर आज के जमाने की तो बात अलग है, बच्चों को मोबाइल और टीवी दिखा के ही खाना खिलाया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ने ऐसा सिखाई दिया है बच्चों को, ठीक है, कि बच्चा बिल्कुल हर चीज के लिए उसे क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, बाकी की दुनिया से मतलब नहीं है उसे, क्योंकि पेरेंट्स ने वैसा सिखा दिया है। यानी कि एक बच्चे को जिस तरीके से उसको खिलाया पिलाया जाता है, अगर कोई बच्चा कोई बात नहीं मानता है और उसको उसी तरीके से सिखाया जाए, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो कोरा कागज है, जैसा सिखा दो आप वैसे सीखेगा। तो ठीक उसी तरीके से राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में कैसे पैदा की जाए, ठीक है, उनको उनके तरीकों से ही सिखाया। कैसे? तो योहान गॉटफ्रीड ने जर्मनी के लोगों में जर्मन संस्कृति कैसे विकसित करी, कैसे जगाई? तो देखिए, लोक गीतों के माध्यम से, ठीक है, लोक कविताओं के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से। अब ये लोक गीत, लोक कविता या लोक नृत्य होते क्या हैं? क्या होते हैं भाई? यानी कि उस क्षेत्र विशेष की भाषा में गाए जाने वाले गीत, उस क्षेत्र विशेष की भाषा में लिखी जाने वाली कविताएं, उस क्षेत्र विशेष का कोई एक डांस होता हो तो वो डांस, इन सब चीजों के माध्यम से जो व्यक्ति समझता हो, जो उनके मनोरंजन के साधन हो, ये गीत, कविता, कहानी, डांस, नृत्य, ये सब क्या है? इंटरटेनमेंट के साधन है, मनोरंजन के साधन है, ठीक है। तो इस माध्यम से लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश करी गई। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात कि किस तरीके से लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया गया। फिर अब देखो भाई, कहानी कहाँ आती है? भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह, ठीक है। तो पहली बात यहां पर यह कही गई है कि अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियां ढूंढने वाले अधिक थे। यानी कि उस समय यूरोप की स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी। कैसे थी वो खराब? क्योंकि भाई निरंकुश राजा का शासन था, भाई इतने वर्षों से चला आ रहा था, जनता को कोई अधिकार नहीं थे, जनता के पास अपने रोजगार के साधन नहीं थे। वो तानाशाह शासक, वो राजवंशीय शासक, वो निरंकुश शासक सिर्फ खुद का महल भरने की कोशिश करता रहता था। जनता के पास कमाने के क्या साधन है, जनता की आर्थिक स्थिति क्या है, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जनता के पास क्या रहेगी? जनता के पास गरीबी, लाचारी, बेकारी, बेरोजगारी यही रहेगी, उनके पास भूख रहेगी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो अब जिस तरीके की समस्याओं का सामना यूरोप की जनता करती आ रही थी, वही चीजें आपको बताई जा रही हैं कि यूरोप के अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियां ढूंढने वाले अधिक थे। यानी कि रोजगार के साधन कम है, नौकरी कम है, लेकिन नौकरी को ढूंढने वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है। नौकरी करने वाले जैसे नौकरियां मान लो 1000 हैं, तो उसके जस्ट डबल
या ट्रिपल लोग हैं उन नौकरी को करने के लिए। 1000 नौकरी और 2000, 3000, 4000 लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो नौकरी तो 1000 लोगों को ही मिलेगी। फिर ग्रामीण इलाकों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ भाड़ वाली गरीब बस्तियों में रहने लगी। ग्रामीण इलाकों की जो अतिरिक्त आबादी थी, जिनको गांव में रोजगार नहीं मिल रहा था, वो कहां चली गई? वो शहर चली गई। ठीक है, और भीड़ भाड़ वाली गरीब बस्तियों में रहने लगी कि हो सकता है हमें यहाँ पर रोजगार के साधन मिल जाएं। ठीक है, गांव में क्योंकि उनके पास कमाने का जरिया नहीं था। फिर क्या हुआ? खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने या फसल के खराब होने के कारण शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। ठीक है, अब जब फसल खराब होगी, किसी भी जगह की फसल खराब होगी, तो खाद्य पदार्थ जो हैं, यानी कि उस फसल से, उस अनाज से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अनाज की ही कीमत बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट की भी कीमत बढ़ जाएगी। तो जब कीमत बढ़ती थी, फसल खराब होगी, कीमत बढ़ेगी, तो गरीबी तो आएगी ही लोगों के पास, चाहे वो शहरों के लोग हों, चाहे वो गांवों के लोग हों। तो हर तरफ फसल खराब होने और खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने से हर तरफ, यानी कि शहरों और गांव में गरीबी बढ़ जाती थी। तो इस तरीके की कठिनाइयों का सामना यूरोप के लोगों को करना पड़ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया। क्या हुआ? 1848 में पेरिस के लोग जो हैं सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया। जो लुई फिलिप था, वहां का उस समय जो शासक हुआ करता था, निरंकुश शासक, यानी कि एक के बाद एक शासक आते जा रहे थे। पहले तो बहुत पहले लुई 16वां था, उसके बाद और शासक आए। फिर जब 1848 का दौर आया, 1848 के समय फ्रांस में लुई फिलिप का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो 1848 में क्या हुआ? पेरिस के लोग, पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। तो पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए, विद्रोह किया और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया कि भाई अब जो है हम आपके शासन के अंदर नहीं रह सकते, आपको ही यहां से जाना पड़ेगा। हमने बहुत भूख झेली, बहुत कठिनाइयां झेली, बहुत बेरोजगारी झेली, बहुत गरीबी झेल ली। ठीक है, हर तरीके की यातनाएं झेली, हर तरीके की परेशानियों का सामना हमने कर लिया है, लेकिन अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको ही यहां से भागना पड़ेगा। ठीक, तो 1848 में लुई फिलिप भागने पर मजबूर हो गए और अंततः नेशनल असेंबली क्या थी? फ्रांस की संसद। ठीक है, तो नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणराज्य घोषित कर दिया। फिर उसके बाद 1845, उसके पहले की थोड़ी सी बात है। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, यानी कि हर तरीके से लोग अब विद्रोह पर उतर आए थे। जो सिलेसिया के, वहीं फ्रांस में एक जगह है सिलेसिया, वहां के जो बुनकर हुआ करते थे, बुनकर यानी कि हाथ से कपड़े बुनने वाले लोग, हाथ से कपड़ा बनाने वाले लोग, जो कि ठेकेदारों के अंडर काम करते थे और ठेकेदार उनका शोषण करते थे। तो बुनकर भी परेशान थे कि काम करने पर भी अगर हमें उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है तो क्या मतलब है ऐसा काम करने का। तो उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1848 में पूरी जनता ही सड़कों पर उतर आई, लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणराज्य घोषित कर दिया। तो ये सारी बातें होती हैं उस दौरान। फिर 1848 में उदारवादियों की क्रांति के बारे में जानते हैं कि यूरोप में 1848 में उदारवादियों की क्रांति का कैसा स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्गों ने किया था। किसने किया था क्रांति का नेतृत्व? जो वहां का शिक्षित मध्य वर्ग हुआ करता था उसने किया, और इन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। ठीक है, शिक्षित मध्यम वर्गों ने क्रांति का नेतृत्व किया जो उदारवादी वर्ग के अंतर्गत आते थे।
ठीक है, जो आजादी की बात करते थे, इन्होंने संविधानवाद की मांग को कि अब एक हमारे देश का संविधान भी बनना चाहिए, उसको किसके साथ जोड़ दिया? राष्ट्रीय एकता के साथ, कि अगर हमारे देश के लिए संविधान बनेगा और संविधान एक रहेगा और संविधान में जो भी बातें लिखी होंगी, जो भी कानून होंगे, जो भी नियम होंगे, वो सभी के लिए एक से होंगे। और सभी के लिए एक से होंगे यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो जनता एक होके रहेगी। जनता एक रहेगी यानी कि देश एक रहेगा, देश की एकता बनी रहेगी। तो संविधानवाद जो है उसको डायरेक्ट किससे कनेक्ट किया? राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। ऑलराइट, किसने? शिक्षित मध्यम वर्गों ने। अगर आपसे पूछा जाए कि उदारवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? शिक्षित मध्यम वर्गों ने किया था और उन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक देश का एक संविधान होगा, एक देश के एक संविधान के एक से नियम कायदे कानून होंगे, कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रंग रूप का हो। ठीक है, जब सबके लिए एक से कानून रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी से परेशान नहीं रहेगा। ऑलराइट, चलिए, तो देश में क्या होगी? राष्ट्रीय एकता होगी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैंकफर्ट संसद की। क्या थी ये फ्रैंकफर्ट संसद? जान लेते हैं इसको भी। तो देखें, बात है 18 मई 1848 की। कब की बात है? 18 मई 1848 की। तो 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल के चर्च में आयोजित करी। फ्रैंकफर्ट संसद, जर्मनी की बात हो रही है भाई साहब। कहाँ की? जर्मनी की बात हो रही है। ठीक है, यूरोप का एक देश है जर्मनी, ये बात तो सभी को पता है। तो 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल के चर्च में आयोजित करी और जर्मन राष्ट्र के लिए, किसके लिए? जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। मसौदा क्या मतलब होता है? मसौदा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको समझ लो, फिर आते हैं जर्मनी के संविधान की तरफ। मसौदा का मतलब होता है भाई साहब ड्राफ्ट, यानी कि प्रारूप। जब अपन कोई काम करते हैं तो एक छोटा सा प्लान बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे ये काम करना है। तो अब जर्मनी का संविधान बनना था, तो जर्मनी के संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट बनाया गया कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, किन बातों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने, ठीक है, जैसे कि भारत के संविधान सभा के भी कुछ निर्वाचित सदस्य थे कि नहीं थे? थे ना। तो उन्होंने एक प्रारूप समिति का गठन किया था जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान का प्रारूप बनाया था। ये बात हो गई भारत की। अब बात हम कहाँ की कर रहे हैं? यूरोप के एक देश जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी की संसद है फ्रैंकफर्ट संसद। तो 18 मई 1848 को वहां के निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की एक बैठक करी। कहां करी? सेंट पॉल के चर्च में आयोजित करी और जर्मन राष्ट्र के लिए, किसके लिए? जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। ठीक है, कि हमारे देश का संविधान ऐसा होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक प्रारूप तैयार किया। ठीक और ये प्रारूप जो फ्रैंकफर्ट संसद में 831 निर्वाचित सदस्यों ने तैयार किया था, वो प्रशिया के राजा के द्वारा अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये प्रारूप होना भी चाहिए। ये प्रारूप संविधान का मसौदा, संविधान का प्रशिया के राजा के द्वारा अस्वीकार किया गया था और वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। ठीक है भाई, जो प्रारूप बना है वो प्रशिया के राजा ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो भाई वही जो बेस बनाया गया है वही कमजोर हो गया। तो फिर संविधान कैसे खड़ा होगा? जब नींव ही मजबूत नहीं हो पाई, वो ही कमजोर हो गई, बनने से पहले ही उसको मना कर दिया, तो इतना बड़ा संविधान कैसे खड़ा हो पाएगा? ठीक है, क्यों अस्वीकार किया? अब भाई ये बात भी आती है, क्योंकि श्रमिकों, मजदूरों और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था।
जो इन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद में 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल में आयोजित करी थी और वहां जर्मनी के संविधान के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उसमें कहीं भी मजदूरों श्रमिकों के लिए कोई बात नहीं थी, उनके कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं को भी कोई अधिकार उसमें नहीं दिया गया था। इसीलिए प्रशिया के राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। अगर संविधान की बात है, संविधान जब होता है तो उसमें सारे कानून सबके लिए होते हैं और सारे अधिकार सबके लिए होते हैं। यहाँ पर ना तो श्रमिकों के लिए कोई अधिकार है, ना मजदूरों के लिए अधिकार है, ना कि महिलाओं के लिए कोई अधिकार है। इस वजह से उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किए, अस्वीकार कर दिए। अब क्या होता है, इन्होंने निरंकुश राजतंत्रों में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, भूदासत्व और बंधुआ श्रम को समाप्त कर दिया गया। प्रशिया के राजा ने क्या कहा कि जो निरंकुश राजतंत्र उसमें कुछ बदलाव करे जाने चाहिए और भूदासत्व यानी कि जिन किसानों को जमीनों का गुलाम बनाया गया है, जमीनों पर काम करने का गुलाम बनाया गया है, उसको खत्म कर देना चाहिए। बंधुआ श्रम, बंधुआ मजदूरी क्या होती है? जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं, यानी कि बंध के उन्हीं के यहाँ काम करना है, बदले में वो आपको क्या देंगे? 2 वक्त की रोटी दे देंगे और आपको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के यहाँ काम करना पड़ेगा। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। ये व्यवस्था समाप्त भी करी गई। ठीक है, उसके बाद हंगरी को अधिक स्वायत्तता दी गई। ठीक है, हंगरी को अधिक से अधिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो पहली लाइन से हमें क्या समझ में आता है? ये भूदासत्व अगर बंधुआ श्रम जैसी जहां पर ये भी कुरीतियां चल रही हैं, बुराइयां चल रही हैं, तो वहां क्या है? ये समझ लो कि निरंकुश राजा है, निरंकुश शासक है वो। अब निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है कि उस शासन में जो भी बुराइयां हैं, जैसे कि भूदासत्व, बंधुआ श्रम, इन बेसिक सी चीजों को खत्म करना चाहिए और सबसे पहले अधिकार किसको दिलाना चाहिए? उस देश के श्रमिकों को। ठीक है, मजदूरों को और महिलाओं को, क्योंकि ये 3 वर्ग ऐसे हैं जिनको मुख्य धारा से अलग रखा जाता है। इनको इक्वालिटी में नहीं गिना जाता, समानता में नहीं गिना जाता। और जो जर्मनी का संविधान का मसौदा तैयार हुआ तो उसमें तीनों बातें थी ही नहीं। इसलिए प्रशिया के राजा ने मना कर दिया कि भाई हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है हमें वहां का स्वरूप देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये सेशन आज का तो खत्म हो गया है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है भाई साहब। कहानी अभी बाकी है। अभी तो हमने फ्रैंकफर्ट संसद तक ही पढ़ा है, अभी आगे की कहानी और है। इटली के बारे में जानना है, जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानना है, ब्रिटेन की दास्तान के बारे में जानना है। ऐसे आगे चल के अभी बहुत कुछ बाकी है, तो हमारे साथ बने रहना है। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगला वीडियो आता है उसको आप तुरंत अटेंड कर पाएं और कहानी को तुरंत आगे बढ़ा पाएं। तो कहानी सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बता दें। और जो भी डाउट हो, जो भी आपका प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। ऑलराइट, कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? यानी कि कोई भी शुल्क आपसे नहीं ली जा रही है।
और मैग्नेट न्यूज यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।